हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को पता था कि ये जैव प्रक्रम है ना, वो सॉरी एवोल्यूशन विकास विकास पढ़ा रहा था। तो अभी हाल ही फिलहाल 2-3 दिन पहले फीवर हुआ था मेरे को, तो थोड़ा सा बीमार हो गया था मैं, है ना। इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू आएंगे, है ना। फिलहाल ठीक हो चुका हूँ मैं। और तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग विकास पढ़ने वाले हैं, एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, और एवोल्यूशन का ये जो भाग 3 है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भाग 2 तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है ना। आप लोगों ने देखा समजातता क्या होती है, समवृत्ति क्या होते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, है ना। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, अभिसारी विकास क्या होता है, अपसारी विकास क्या होता है ना। मुझे लगा कि थोड़ा सा कि आप लोगों को ये अभिसारी विकास और अपसारी विकास नहीं समझ में आएगा, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। हाँ, अभिसारी विकास और अपसारी विकास आप लोगों को नहीं समझ आया, तो मैं अभिसारी विकास और अपसारी विकास का एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभिसारी विकास और अपसारी विकास सिर्फ दोनों के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था कि भैया हमारे जो वो हैं क्या है, हमारी जो हाथ की हड्डियाँ हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, है ना। यही हड्डियाँ घोड़े के आगे वाले पैर की होती हैं, है ना। यही हड्डियाँ चमगादड़ के पंख की होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम सभी का विकास ना एक ही पूर्वज से हुआ है ना। ये चीज़ अपन लोग सोचते हैं। आज देखो, तो हम लोगों ने बहुत सी चीजें देखा कि भैया मानव का विकास कैसे हुआ, जीवों का विकास कैसे हुआ, एक कोशिका कैसे आई, कोएसरवेट्स को हम लोगों ने देखा, है ना। लोगों ने बताया, हमने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा और बताया कि भैया ऐसे ऐसे करके कोएसरवेट्स का निर्माण हुआ, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो आज का हेडिंग क्या है, और हम आपको आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप क्लास 12th में हैं और अभी तक आपने क्लास 12th बायोलॉजी के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो वो वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, और प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी, क्लास 12th जीव विज्ञान, ठीक है। वहीं पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो पढ़ाता हूं टोटल NCERT, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड के हो, फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके बोर्ड में NCERT चलती है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक दिन मैं चैनल के एनालिटिक पे देख रहा था, वहाँ पे लिखा था 73% लोग नॉट सब्सक्राइब्ड, ठीक है, और बाकी बचे लोग सब्सक्राइब करते। सोचो 73% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। कर लिया करो यार थोड़ा सा, है ना। हम लोगों को भी सपोर्ट करो। चलो, तो आज की हेडिंग क्या है हमारी, NCERT हेडिंग है कि विकास के लिए भूणात्मक समर्थन, ठीक है। इसको मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया था इस चीज को, है ना। पार्ट 2 में विकास के लिए भूणात्मक समर्थन, ठीक है। तो मैं इंक डाल लेता हूं, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि विकास के लिए भूणात्मक समर्थन, यानी कि जो विकास हो रहा है, जो एवोल्यूशन हो रहा है, उसमें कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया इसका भ्रूण से लेकर के कुछ ऐसा कुछ समर्थन है ना, भ्रूण लेवल का। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, जब ये छोटा बच्चा था तब से इसका कुछ विकास से लेकर के कुछ इसका कुछ ना कुछ तात्पर्य है, ठीक है। तो हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं और उन वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट हेकल। क्या नाम है? उन वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक हमें ये बताते हैं कि भैया जो जीवों का विकास हुआ है, जीवों के जो भ्रूण थे, ठीक है। भ्रूण को अपन लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो थे वो समान होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो क्या थे? वो समान है। और उन्होंने कई कई मतलब कई जीवों का एम्ब्रियो देखा, तो उन जीवों के एम्ब्रियो में समान लगा। समझ रहे हो? एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? जब बच्चे पैदा होते, जब छोटी सी स्टेज होती है ना, जैसे मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो इतनी छोटी सी स्टेज, मेढक का बच्चा पैदा हुआ इतनी छोटी सी स्टेज, मछली का बच्चा पैदा हुआ इतनी छोटी सी स्टेज, छोटू छोटू जब स्टेज होता है तो वो जो एम्ब्रियो बनता है, ये देखो, लाइक ये जो है ये मेढक का एम्ब्रियो है, ठीक है। ये मछली का एम्ब्रियो है और ये मानव का एम्ब्रियो है, ठीक है। ये क्या है? ये भ्रूण है, ठीक है, एम्ब्रियो है। तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या बताया
कि ये एम्ब्रियो समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये एम्ब्रियो समान होते हैं। यही सिद्धांत था हमारा विकास के लिए भ्रूणात्मक सिद्धांत। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने आकर के यही बता दिया कि भैया जो एम्ब्रियो होते हैं ना वो समान होते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनकी बातों का विरोध हुआ। एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कार्ल अर्नेस्ट बेयर करके, है ना। क्या नाम है? कार्ल अर्नेस्ट बेयर। ठीक है, कार्ल अर्नेस्ट बेयर ने जो इनकी जो परिकल्पना थी इसको उन्होंने गलत साबित किया, और इसको उन्होंने जो गलत साबित किया और उस गलत साबित करके इन्होंने बताया कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता है। क्या बताया? कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता है। ठीक है, ये इनका लाइन है। ठीक है, और यही सेम टू सेम लाइन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो इसका इन्होंने विरोध किया। किसका? अर्नेस्ट हेकल का। इन्होंने बताया कि भैया जो भ्रूण होता है वो कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता है। यानी कि देखो, मेढक का भ्रूण ऐसा था मानते हैं, मछली कैसा था मानते हैं, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो मेढक ऐसे बनेगा, मछली ऐसे बनेगी, लेकिन मानव ऐसे बनेगा, है ना। तो वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता, तो इसलिए ये जो परिकल्पना थी थोड़ा सा कम मानी गई। ठीक है, चलिए अब इसे मिटा दें हम। इसको लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, अब हम इसे मिटा देते हैं, है ना। अगला देखते हैं, अगली परिकल्पना क्या है। और ये सभी चीज़ें ना एनसीईआरटी में मेंशन है। अब बात ये है कि एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, बात अलग है ना। आपको समझ नहीं आएगी, वो बात अलग है। ठीक है, पता है यहाँ पे माउथ अल्सर होता है ना, इधर ही ऐसे माउथ अल्सर हो गया, किनारे में कट लगा है, तो ऐसे वो अंदर से बोलने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही। अब आइए, आता है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण, ये खोज की गई थी, है ना। मतलब ये एक रिसर्च थी। ठीक है, इस रिसर्च में अवलोकन हुआ था, है ना। अवलोकन, इसका जो अवलोकन हुआ वो हुआ इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ? समझना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, अवलोकन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। ये एक इसमें से किस पर हुआ? इंग्लैंड में अवलोकन किस पर हुआ? तो हुआ सलभों पर। किसमें? सलभों पर। सलभों, इनको माथ बोलते हैं, माथ, है ना। शलभों, आप माथ डालोगे ना गूगल पे तो आपको इमेज दिखेगा, और वो जो इमेज दिखेगी ना तब आप उस इमेज को देख करके जान पाओगे, अच्छा इसको तो हमने देखा है ना। वो इमेजवा को देखोगे ना, सलभों करके ऐसे कुछ करके रहते हैं ना। गलत हो गया है ना, ऐसे कुछ करके, ऐसे सलब, है ना, माथ। तो इसमें रिसर्च में क्या हुआ? रिसर्च में होता है कि इन जो रिसर्च हुआ था वो शहरी क्षेत्रों में देखा गया। ठीक है, मतलब देखा गया शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में देखा गया, और ये आपके एनसीईआरटी में है, तो इसे मुझे लगा कि भैया जब एनसीईआरटी लिख रखा है, एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है, तो पढ़ाना चाहिए, है ना। तो देखो, शहरी क्षेत्रों में क्या देखा गया कि सन 1850 ईस्वी में, कब? सन 1850 ईस्वी में, यानी कि औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले क्या देखा गया कि औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले। ठीक है, औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले देखा गया कि ये जो सलभ थे ना, ये दो सलभ थे। पहले थे श्वेत, यानी कि सफेद रंग वाले सलभ। ठीक है, क्या थे? श्वेत पंखी सलभ। इनके पंख क्या थे? सफेद थे, श्वेत पंखी सलभ। और दूसरे थे काले पंखी सलभ। ठीक है, अब इसमें समझना, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले, औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले, यानी कि औद्योगिकीकरण हुआ नहीं है अभी, औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है, और जब औद्योगिकीकरण होगा तो क्या होगा? धुआं उठेगा। धुआं उठेगा तो जो पौधा होगा, धुआं आसपास जाएगा, प्रदूषण करेगा। और जो पौधे होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, उसमें क्या होगा? पेड़ पौधों बिल्कुल काले हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या था? औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले, यानी कि धुआं कुछ भी नहीं उठा था, बिल्कुल मौसम साफ था।
जब मौसम साफ था तब क्या था, उस समय जो वृक्ष थे, वृक्षों में लाइकेन रहा करते थे, है ना, लाइकेन। ठीक है, वृक्षों में क्या रहते थे, श्वेत लाइकेन रहते थे, श्वेत लाइकेन। अब देखो क्या होता है, श्वेत लाइकेन रहते थे, तो श्वेत लाइकेन ये हुआ, श्वेत पंखी सलभ ये हुआ, तो श्वेत लाइकेन और श्वेत पंखी सलभ आपस में चिपक जाते थे, है ना, उसी में जाकर के बैठ जाते थे। जब उसमें जाकर के श्वेत पंखी सलभ बैठ जाते थे तो क्या होता था, इनका शिकार कम होता था, है ना। जो दूसरा शिकारी जीव होता था इनका शिकार कम कर पाता था, क्योंकि दिखाई नहीं देते थे, सफेद कलर में हो जाते थे। तो क्या था इनके अंदर, मतलब छद्मावरण, छद्मावरण, छद्मावरण मैंने आपको बताया था ना, कब, जब मैंने आपको जीव और समष्टियां पढ़ा रहा था, है ना। बताइए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा था, वहां छद्मावरण पढ़ाया ना, यानी कि जैसे मिट्टी के कलर का वो हो जाता है, तो उसे कोई देख ही नहीं पाया, कोई मार ही नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे ही, तो ये छद्मावरण की वजह से औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले श्वेत सलभ पंखियों की जो संख्या थी वो क्या थी, वो अधिक थी। ठीक है, और इनकी संख्या कम थी, क्यों, क्योंकि अगर सफेद में काला बैठेगा, दूर से दिखाई देगा ना, बताओ, सफेद में अगर कलुआ पंखी बैठेगा दूर से दिखाई देगा ना, अच्छा वो कलुआ पंखी दूर से दिखाई देगा तो शिकारी आएगा, तुरंत उसको पकड़ेगा, खाएगा, खत्म। ठीक है, तो इनकी संख्या कम थी। अब आता है औद्योगिकीकरण के पश्चात, देखो क्या हुआ, है ना, औद्योगिकीकरण के पश्चात, यानी कि जब औद्योगिकीकरण होने लगा। ठीक है, औद्योगिकीकरण के पश्चात यानी कि 1920 में क्या हुआ, देखा गया कि ये उल्टा हो गया, है ना, ये विपरीत हो गया। विपरीत मतलब यहां पे काले पंखी सलभ, है ना, क्या था कि काले पंखी सलभ की संख्या क्या थी, काले पंखी सलभ की संख्या अधिक थी, है ना, लेकिन श्वेत पंखी सलभ की संख्या क्या थी, कम थी। ये विपरीत हो गया, है ना। अब क्यों हुआ विपरीत, क्योंकि औद्योगिकीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण से धुआं उठा, और जब ढेर सारा धुआं उठा तो क्या हुआ कि ये जो सफेद वाले थे ना, सफेद वाले धुआं में सब काला काला, आई सफेद जहां जाके बैठता था, शिकारी इसको देख लेता सफेद, अच्छा तुरंत खा लेता था। अब ई कलुआ पंखी, अब पेड़ों भी कलुआ, तो कलुआ कलुआ आपस में बैठ जाते, दिखाई ना देते थे, तो ई बच जाते थे, तो इनकी संख्या अधिक हो गई और इनकी संख्या क्या हो गई, इनकी संख्या कम हो गई। ठीक है, तो यही था एक मतलब रिसर्च थी, और ये सलब मतलब दे रखा है उसमें, तो क्या था, बस यही था इसमें, इसे पढ़ना क्या है, खत्म। इतना समझ गए ना कि औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले, ये डेट थोड़ा सा याद रखना अगर पूछता है आप लोगों से तो। ठीक है, अब एनसीईआरटी इसके बारे में लिखता क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखता है, देख लो कि जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वो बचा रहा। क्या लिखता है कि जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया, क्या हो गया, जो अनुकूलित हो गया वो बचा रहा। ठीक है, यानी कि ये जो जीव थे काले पंखी सब ये अनुकूल हो गए, क्यों, क्योंकि काला ये काला वो, है ना, काला मैदान काला घोड़ा कहाँ से दिखाई देगा, है ना, काले मैदान में सफेद घोड़ा दौड़ा तो दिखाई देगा, है ना। तो जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वो बचा रहा, और उसकी संख्या बढ़ती गई, और क्या हुई, और उसकी संख्या, और उसकी संख्या बढ़ती गई। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि याद रहे कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता। ठीक है, क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रहे कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। क्या होता है, पूर्ण विनाश नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि याद रहे कि किसी भी जीव का क्या होता है, पूर्ण विनाश, पूर्ण विनाश मतलब एकदम तरीके से वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये थे हमारे, मतलब कि जीवों के विकास के लिए बहुत से लोग परेशान हुए, बहुत से वैज्ञानिक लोग परेशान हुए। ठीक है, तो क्या करो, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, चलिए लिख लिए होगे आप लोग, है ना, काफी गजब की चीजें हैं,
काले पंखी सलभ, ये जो सलभ है ना, इस सलभ को आप लोग ना गूगल करके देखना, मिलेंगे ये, है ना, गूगल पे। और गूगल पे आप लोग तो देखने को मिलेगा। फिर आप लोग बोलेंगे, जो रूरल एरिया गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं ना, गाँव में जब हम लोग रहते थे, देखते थे अच्छा ये तो वो है, अब हम देख के समझ पाते अच्छा ये तो सलभ थे, है ना। और ऐसे ऐसे पंखी मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे पक्षी मिल जाते हैं, उन्हें तो पहचान में ही नहीं आते वो भैया कि ये हैं कौन, है ना, ये हैं कौन। अब जब उनको पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है अच्छा ये फैमिली के अंतर्गत आते हैं, इनके ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। पहले तो पता ही नहीं था, पहले कोई मिल जाता था। पहले पता है बचपन में क्या होता था, जब हम लोग खेत वगैरह जाया करते थे, बहुत छोटे थे, तो मुझे याद है एक इंसिडेंट। तो वहाँ पे क्या होता था कि शायद नानी थी मेरी, उनके साथ खेत गया था मैं। तो उधर क्या था, उधर मैं चींटियों को मार रहा था। एक होता था ना हंसिया बोलते हैं, उसी से उन चींटियों को, बहुत चींटियों को मारा मैंने। तो कितना गलत किया, छोटा सा था एकदम, मतलब कुछ पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। चींटियां एक जगह से निकल रही थी, खूब ढेर सारी, बहुत चींटियां। आप लोगों को पता है कि अगर किसी कोई जगह होता है तो उस जगह से बहुत चींटियां निकलती हैं, उधर से निकल रही थी, तो मैं ऐसे करके मार रहा था। सोचो कितना मतलब खराब इंसिडेंट हुआ। अब याद करके लगता है यार बहुत गलत किए थे मैंने, बहुत गलत किया, है ना। सोचो मतलब बचपन में कौन सी हरकतें हो जाएं और बाद में आपको पछताना पड़े, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अब ठीक है, वो बचपना था, अब उसमें पता भी नहीं था ना। पता होता अब जैसे करें तो गलत है बिल्कुल। एक बार इंसिडेंट मेरे को याद है, मैं करीब 16-17 साल का था। तब क्या हुआ, एक वो आता है ना हिट, काला हिट, हिट होता है ना, हिट मतलब मच्छर मारने वाला यार, है ना। तो मच्छर वो जो है मॉस्किटो लिजर्ड वगैरह को मारने के लिए आता है हिट। तो क्या था कि वो हिट रखा था बहुत दिनों से, मैं देख रहा था चाहिए रखा है रखा है। अब हरकतें देखो, क्या था, बचपन शैतान था ना मैं। तो वो हरकतें क्या हुई, तो उसको उठाया मैंने, और शायद कुछ था, किसी पर भी कुछ कागज वगैरह था, तो उसको ऐसे मारा, तो इसमें प्रेशर था, तो प्रेशर उड़ के वो कागज गया, थोड़ा सा मारा उड़ के गया, फिर से मारा फिर उड़ के गया। जब उड़ के गया तो मैं दूर से मारा, और दूर से मारा तो उसके नीचे खूब चींटियां चल रही थी छोटी छोटी, और वो चींटियां अचानक से मर गई। तो तब मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं बहुत रोया, बहुत मतलब अंदर से, दिल से दुख हो, क्योंकि मैं उस समय सारी चीज़ों के बारे में जान रहा था, और मुझसे खेल खेल में एक छोटी सी गलती हो गई, और उससे सोचो कितनी चींटियां मर गई, बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। जो पुरानी चीज़ें, देखो ज़िंदगी में यदि आपको आगे बढ़ना है ना, तो पुरानी चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। और यदि आप पुरानी चीज़ों को नहीं भूलेंगे, तो मैं कहता हूँ, मैं 100% गारंटी लेता हूँ, आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो पुरानी चीज़ आपके फ्यूचर में क्या हो गया आप उसे भूल जाओ, आगे क्या होने वाला है इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा एक एक विकास, एक प्रमाण और आता है, जैव रासायनिक प्रमाण। कौन सा प्रमाण आता है, जैव रासायनिक प्रमाण, ठीक है। जैव रासायनिक प्रमाण में क्या है, बायोकेमिकल एविडेंस, क्या है, बायोकेमिकल बायोकेमिकल एविडेंस, ठीक है। बायोकेमिकल एविडेंस में क्या बताया गया कि प्रोटीन एवं जीनों की कार्य की समानताएं, ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रोटीन और जीनों की कार्य की समानताएं, यानी कि जो प्रोटीन है और जो जीन है, उनके जो कार्य करने की जो समानता है ना, बिल्कुल एक समान दिशा में वो कार्य करते हैं, ठीक है। प्रोटीन और जीनों की कार्य करने की समानताएं एक सामान्य पूर्वज परंपरा की ओर संकेत करती हैं। क्या करती हैं, एक सामान्य पूर्वज, एक सामान्य पूर्वज परंपरा की ओर संकेत करती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे प्रोटीन का फंक्शन है और जैसे जीनों का फंक्शन है, जैसे प्रोटीन कार्य करती है, जैसे जीन कार्य करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक सामान्य पूर्वज, इनसे ये पता चलता है कि भैया आपके जो पूर्वज है ना वो एक रहे होंगे, ठीक है। ये इसकी ओर संकेत करती है। फिर आप लोग जैसे देख सकते हैं कि जैसे हो गया हमारा डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन, है ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर
अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो आरएनए से बनेगा डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण से, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग ट्रांसक्रिप्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये सभी जीवों में समान होता है ना। जो ये सभी जीवों में समान होता है तो बताया जाता है कि भैया पूर्वज एक रहे होंगे, है ना। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि जैव रासायनिक समानताएं भी, क्या लिखेंगे कि जैव रासायनिक समानताएं भी ठीक उसी साझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती हैं, ठीक है। जैसा कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में पाया गया। क्या देखा गया कि जैसा कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में पाया गया, ठीक है। बस यही सिंपल सा था जैव रासायनिक प्रमाण। अब एक आता है थोड़ा सा फाड़ू टाइप का, है ना, थोड़ा सा कठिन है ये, अनुकूली विकिरण, एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। मिटा दे इसको, चलो लिख लो इसको। अब ये है हमारा एडॉप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण, ठीक है। यानी कि ये एनसीईआरटी का सेकंड मतलब एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है, अनुकूली विकिरण, ठीक है। अनुकूली विकिरण यानी कि एडॉप्टिव रेडिएशन, है ना। एडॉप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण क्या होता है? अनुकूली विकिरण यानी कि एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है? तो हम ये देखते हैं कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, क्या होता है कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होना ही अनुकूली विकिरण कहलाता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन लिखना पड़ेगा, लिख दूं, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्रों में क्या होता है कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के विकास, विभिन्न एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम, जो विकास का इनके प्रक्रम होता है, विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर क्या होता है कि एक बिंदु से शुरू होकर, जो विकास का इनके प्रक्रम होता है वो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक, एक बिंदु से शुरू होकर क्या होता है अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक, ठीक है। यानी कि जो विकास का प्रक्रम होता है वो एक बिंदु से शुरू होता है और अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को, ठीक है, प्रसारित मतलब जाने को, अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया जा रहा है भैया कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जैसे ये है, इसमें ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है? एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। क्या है कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियां, इसमें एक विभिन्न प्रजातियां रही थी, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम, ये जो विभिन्न प्रजातियां है ना, इनकी जो विकास हो रहा है, ठीक है, इनमें जो एवोल्यूशन हो रहा है वो एक बिंदु से शुरू होता है, विकास एक बिंदु से शुरू होता है और वो अन्य अब जैसे ये दूसरा वाला भौगोलिक क्षेत्र है, अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को, ठीक है, अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या बोलते हैं? अनुकूली विकिरण बोलते हैं। जैसे यहां पे कोई जंतु है, जीव है, यहां पे है ढेर सारी घास, ठीक है, तो वो घास खाता है तो शाकाहारी है, ठीक है। अब इस भूगोलिक क्षेत्र में आया तो यहाँ पे बहुत ढेर सारा है मांस, तो मांस खाता है, मांसाहारी है ना। यही है अनुकूली विकिरण, एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? इसका बड़ा प्यारा सा उदाहरण है डार्विन की फ्रिंज, ठीक है। क्या है?
डार्विन की फ्रिंज, ठीक है। डार्विन की फ्रिंज ये आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा है, ठीक है। डार्विन की फ्रिंज में क्या बताया गया, एक गैलोपोगस आइसलैंड था। कौन सा आइसलैंड? गैलोपोगस अजीब नाम है यार, है ना, गैलोपोगस आइसलैंड, ठीक है। गैलोपोगस आइसलैंड में क्या था, इसके अंदर 20 द्वीप आते हैं। गैलोपोगस आइसलैंड है, इसके अंदर 20 द्वीप आते हैं, ठीक है। डार्विन की फ्रिज में क्या था, गैलोपोगस आइसलैंड, ये है हमारा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। कहाँ है? ये है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो जो गैलोपोगस आइसलैंड में जो दक्षिण अमेरिका है, वहां पे जो फ्रिंच रहते थे वो सभी शाकाहारी थे। कौन से हारी? शाकाहारी थे, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब इनका भूभौगोलिक क्षेत्र बदला, है ना, ये दूसरे भूभौगोलिक क्षेत्र में गए, दूसरे भूभौगोलिक। अब ये जब दूसरे भूभौगोलिक क्षेत्र में गए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनका जो भोजन था वो बदल गया, ठीक है। भोजन बदला, जब इनका भोजन बदल गया, पहले शाकाहारी खाते थे, ठीक है। डार्विन की फ्रिंज, और ये जो उदाहरण था ये बेसिकली होता चोंच पे, ठीक है, चोंच पे, इनकी चोंच को देख करके बताया था, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में रहते थे शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी खाना खाते थे, चोंच छोटी छाटी थी, ठीक थी। भूभौगोलिक क्षेत्र, दूसरे भूभौगोलिक क्षेत्र में गए, भोजन बदला, जब ये भोजन बदला तो इनके जो चोंच हुए वो क्या हो गए, इनके चोंच भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न भिन्न, बस यही बताया गया। जब शाकाहारी थे, दाल चावल खाते थे, बड़े प्यार से हम नुम नुम खा लेते थे। आज हम मांस खाएंगे तो चोंच को नुकीली बनाना पड़ेगा ना, चोंच को लंबी बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल। अच्छा, पत्ती खाएंगे तो चोंच को बिल्कुल नुकीला बनाना होगा, पत्ती खा रहे हैं, है ना, जड़े खा रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं। कुछ पौधे, कुछ जो फिंच थे वो शाकाहारी थे, उनकी चोंच अलग थी। कुछ फिंच जब उनका भोजन बदल गया तो उनकी चोंच भिन्न भिन्न हो गई। लेकिन इनके जो पूर्वज थे, इनके पूर्वज जो थे, इनके पूर्वज तो समान थे ना, पूर्वज समान थे। इनका भूभौगोलिक क्षेत्र बदला, जब भूभौगोलिक क्षेत्र बदला तो इनका भोजन बदला, और जब भोजन बदला तो चोंच इनकी भिन्न भिन्न हो गई। यानी कि जो फिंच ने विकास किया, है ना, ये जो फिंच थे ना, फिंच ने अपने आप में विकास किया, अपने आप में एवोल्यूशन किया, ठीक है। जैसे देखा, बहुत ढेर सारे फिंच थे, ठीक है। अब वहां पे सभी फिंच अगर मांस खाएंगे तो वहां पे एक स्पर्धा हो जाएगी ना, सभी फिंच मांस खाएंगे तो स्पर्धा होगी। तो फिंचों ने अपना भोजन बदल लिया कि भैया चलो तुम मांस खा लो, हम घास खा लेंगे। दूसरा फिंच बोला ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी प्रजाति की, मतलब हम 10 लोग हैं, हम 10 लोग फल खाएंगे, ठीक है। तीसरे ने बोला ठीक है मैं मांस खाऊंगा, ठीक है, हम 10 लोग मांस खाएंगे। तो वो जब 10 लोग आपस में बढ़ गए ना, उनका भोजन बदल गया, लेकिन उनके पूर्वज सेम थे। तो फिंचों ने विकास किया, ठीक है, और इसी विकास को बोलते हैं अनुकूली विकिरण। क्या बोलते हैं? अनुकूली विकिरण, है ना। फिंचों ने क्या हुआ, फिंचों ने आपस में विकास किया, और क्योंकि देखो अगर ये विकास नहीं करते तो वहां पे क्या हो जाती, वहां पे स्पर्धा हो जाती, ठीक है। और जब वहां पे स्पर्धा होती, स्पर्धा किसके लिए होती, हमें पता है स्पर्धा भोजन के लिए होती है, रहने के लिए होती है। तो वहां पर स्पर्धा इनकी होती भोजन के लिए, और जब भोजन के लिए इनकी स्पर्धा हो जाती तब ये क्या होता, तब मर जाते एक ना एक दिन। तो इन्होंने क्या किया कि भैया चलो ठीक है, मरना वरना नहीं अपन लोगों को, है ना, आराम से तुम भी काम करो, तुम भी आओ खेलो खाओ, हम भी खेले खाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने आपस में अपना भोजन बदला, तो भोजन बदला तो अलग अलग जब भूभौगोलिक क्षेत्र थे, अलग अलग क्षेत्रों में गए तो इनके चोंच भी भिन्न भिन्न हो गए। यही है उदाहरण। जैसे एक आता है काला भालू, एक आता है सफेद भालू, इसका उदाहरण है, ठीक है। एक होता है काला भालू, एक होता है सफेद भालू, है ना। काला भालू क्या है, काला भालू जंगल में पाया जाता है, और सफेद भालू बर्फ में पाया जाता है ना। अगर काला भालू बर्फ में पाया जाएगा तो दूर से दिखेगा कलुआ कलुआ है ना, और कोई शिकारी आएगा उसको तुरंत खा जाएगा, है ना। इसलिए सफेद भालू अपने अनुकूली क्षेत्र में पाया जाता है ना,
अपने अनुकूलित क्षेत्र में पाया गया भैया, सफेद है, उसी में पड़ा रहा, कोई देख ही नहीं पाया। शिकारी आए, देखा अरे ये तो बर्फ है, भाग गया। काला, अगर सफेद भालू जंगल में आ गया तो सोचो, सफेद भालू का सभी लोग शिकार कर लेंगे। आप लोग जाओगे देखोगे, अच्छा सफेद भालू, ओ चलो शिकार करते हैं, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब एक आता है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ठीक है, इसी के एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। तो इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, इसको नीचे कर देखो, जो इसमें आप लोगों को लिखना हो लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। लिख लिए, नीचे का बस मिटा देता हूँ, बस स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये पता है, आप लोग जब एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा, है ना। देखो अब आता है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, इसमें से लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल। मार्सुपियल क्या है? ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल मतलब शिशुधानी प्राणी, ठीक है, क्या है? शिशुधानी प्राणी, ऐसे प्राणी जिसमें शिशुधानी पाई जाए। जैसे ये है हमारा शरीरवा, इसके ऊपर से कवर चढ़ी रहे जिसमें अपने बच्चे को भर ले, है ना। हमारा कोई बच्चा है तो, है ना, बता रहे हैं, है ना, तो उसको हम यहीं पे भर ले। जैसे कंगारू होता है, देखियो कंगारू का बच्चा कहाँ, उसके पेटवा के पास ही से भरा रहता है, ऐसे निकल के देखता है दुबक को, कहाँ है भैया बाहर, बाहर का क्या नज़ारा है ना। तो वो होते हैं। तो शिशुधानी प्राणियों में ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल में क्या देखा गया? ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल में ये देखा गया कि इनकी आकृति, सभी जीवों की आकृति अलग अलग है। क्या है? सभी मार्सुपियल, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल जो जीव थे वो बहुत ढेर सारे जीव हैं, है ना, करीब 10 प्रकार के, मतलब मान रहा हूँ करीब 10 प्रकार के ऐसे जीव हैं जिनके अंदर बच्चेदानी पाई जाती है ना। बच्चेदानी नहीं बोल सकते, जहाँ पे बच्चा रहता है ना, जहाँ पे बच्चा घुसा रहता है, घर, बच्चे का घर उसके शरीर में पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं शिशुधानी, है ना, शिशुधानी, शिशुधानी उसके अंदर पाई जाती है। तो उनकी सभी जो जीव है ना, उन जीवों की आकृति तो अलग अलग है। क्या है? आकृति तो अलग अलग है, अंग समान है। आकृति अलग अलग है लेकिन अंग क्या है? अंग उनके समान है। क्यों? क्योंकि देखो सभी जो जीव हैं, सभी जो जीव है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अंग जो शिशुधानी है ना वो सब में पाई गई, ठीक है, जो शिशुधानी है ना वो सब में पाई गई, यानी कि अंग समान है। और शिशुधानी का काम क्या होता है? बच्चे रखने का, है ना। शिशुधानी के अंदर बच्चे घुसे रहते दुबक के। तो यानी कि क्या था कि अंग इनके पास समान है, और जब इनके पास अंग समान है तो हमने क्या देखा? अंग समान है तो कौन सा विकास हुआ? वो हुआ हमारा अभिसारी विकास। कौन सा विकास? अभिसारी विकास, ठीक है। अभिसारी विकास के अंदर क्या होता है कि उनकी आकृति तो अलग अलग होती है लेकिन उनके कार्य जो होते हैं वो समान होते हैं, और इसी प्रकार से इनका भी कार्य समान हुआ, तो ये हुए हमारे अभिसारी विकास। अब ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल कौन कौन से, अभी मैं आपको एग्जाम्पल इनका देने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं उदाहरण बताने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल हैं कौन कौन से, ठीक है। तो जब क्या हुआ इनके अंदर हुआ कि अभिसारी विकास हुआ, इनकी शिशुधानी सबके अंदर पाई गई, तो हमने क्या देखा गया? हमने ये देखा जब अभिसारी विकास हुआ तो हमने ये देखा, कहीं ना कहीं ये सोचा कि इनके पूर्वज समान रहे होंगे, इनके पूर्वज एक रहे होंगे, ठीक है, इनके पूर्वज एक रहे होंगे, तो उनमें हुआ अभिसारी विकास। और ये क्या थे? ये थे हमारे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, अभी देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा है, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल के नीचे लिख लीजिए कि अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, हेडिंग नीचे उदाहरण करिए, लिखिए कि अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न एक पूर्वज के प्रभाव से विकसित हुए हैं, और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं, ठीक है। वे सभी क्या हुए? वो सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, ये जो जीव थे ना, ये सभी क्या थे? ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंदर, महाद्वीप के अंदर क्या हुआ? विकसित हुए, विकास हुआ इनका, और यही विकास क्या कहलाता है? अनुकूली विकिरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अनुकूली विकिरण कहलाता है।
अब देखो, अब इसमें मैं आपको एक वो दे दूं, एनसीईआरटी की जो स्लाइड है, मैं उस स्लाइड को आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल जो स्तनधारी हैं, ये क्या करते हैं, आपरा स्तनी, इनको हम लोग आपरा स्तनी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपरा स्तनी, आपरा स्तनी। ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं अनुकूली विकिरण, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी की स्लाइड आपको दिख रही होगी, स्लाइड के लिए, हाँ, ये एनसीईआरटी की स्लाइड आपको दिख रही होगी, इसमें दिख रखा है शिशुधानी विकिरण, ठीक है। 7.6 है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों में अनुकूली विकिरण, ठीक है। स्लाइड में देख लो आप लोग, कितने प्राणी का एग्जाम्पल दे रखा है ना, कितने प्राणी का एग्जाम्पल दे रखा है। पहला पढ़ो, सबसे ऊपर क्या है, पहला सबसे ऊपर है तस्मानियाई भेड़िया। कौन सा भेड़िया, तस्मानियाई भेड़िया। उसके बाद आओ बाघ बिल्ली, बाघ बिल्ली के बाद परित चींटीखोर है ना, परित चींटीखोर, शिशुधानी चूहा, है ना। इन सभी के अंदर क्या है, इन सभी के अंदर शिशुधानी है। ये बच्चे अपने पेट से बाहर निकाल लेते हैं ना, पेट से बाहर निकाल के बाद में शरीर के बाहरी आवरण में उनको सुरक्षित रखते शिशुधानी के रूप में। फिर आओ देखो, कंगारू आया, फिर बोम्बट आया, फिर बैंडिकूट आया, फिर कोआला आया। देखो पेड़ के अंदर चढ़ रखा है ना, डगाल को पकड़ रखा है, तने को, है ना, कौन, कोआला। फिर आया शिशुधानी छछुंदर, कौन आया, शिशुधानी छछुंदर आया। फिर आया देखो सरकरा ग्लाइडर, सरकरा ग्लाइडर को देखो बहुत उछल रहा है बेटा ये, अब पूंछ इसकी देखो कितनी लंबी। इन सभी के अंदर, ये जो सभी जीव आप लोग देख रहे हैं ना, इस सभी जीव के अंदर शिशुधानी पाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो बता सकते हैं कि इनका विकास एक पूर्वज से हुआ, यानी कि इनमें अभिसारी विकास पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल का उदाहरण देते हुए अनुकूली विकिरण को समझाओ, खत्म, बस हो गया, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हम आपको बता दें कि हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस देख लेना, उस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी रखी है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियोस को देख लिया करो, मोटिवेशनल वीडियोस को, ठीक है। परेशान मत होना, हम लोग आपके साथ हैं। तो यही है हमारा ऑस्ट्रेलियाई मार्सूपियल का अनुकूली विकिरण। आप लोग एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी को एक बार अपने स्तर से, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो खैर काफ़ी हो रहा है, मेरे को लग रहा है ना, टाइम भी हो रहा है। तो आज का लेक्चर फाइनली यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।